अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए हिंदी पाठ का बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? ये इतना पढ़िए आप लोग, इतना हम आपको दे रहे हैं। आप लोग कितना पढ़ सकोगे उतना हम आपको दे रहे हैं कंटेंट। पढ़िए तो कहीं। आपका ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वन बाय वन करके हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ठीक है? और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण था? मतलब कि प्रचंडता मतलब कि उतना जो तूफान आया, उसका क्या कारण था वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, भगत सिंह कौन थे? कौन थे भगत सिंह, वो बताना है आपको। है फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? अगला क्वेश्चन है, बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? तुलसीदास रचित प्रथम पद का भावार्थ लिखिए। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यही सब तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। बस पढ़िए आप लोग। जय जय कराना का अर्थ क्या होगा? हाँ, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय देना है, मतलब कि उनका परिचय आपको देना है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा ढूंढती है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। अगर क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आप छोड़ के आओ। और किन्हीं 5 का आंसर ही देना है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो 5 का ही आंसर देना है। तो कोई भी 5 आप आंसर दे सकते हो। चलिए हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की कारण। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगल को काटना है। प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण क्या है? जंगल का काटना है, ठीक है। वन के क्षेत्र वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों का उन्मुक्त नवयौवना बनाने से बचाता है। उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जलराशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाए तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले ये गगनचुंबी बन ना हो, तब नदियाँ प्रचंड कालिक का रूप धारणा कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडता को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई ना रहा, इसलिए ये अपनी ताकत का एहसास कराती हैं। लगता है मानो मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आती है। अब देखिए, ये पढ़ा आपने। अब आपके हिसाब से इसका आंसर कैसा होना चाहिए? बस सिंपल यही है। इसको आप अगर रटोगे तो कभी नहीं होगा। इसको समझोगे आप तो तुरंत हो जाएगा याद, ठीक है? समझना है इसको। और समझना कैसे? देखिए, इसमें बोला गया है साफ लफ्जों में कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का सबसे बड़ा और कारण, सबसे प्रमुख कारण यही है कि वहाँ पर जंगल की कटाई हो गई है। जंगल का काटना सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। अब जंगल का काटना सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? उसी को एक्सप्लेन कर देना है ना? उसी को एक्सप्लेन कर देना है, आपका आंसर बन गया। अब उसी को एक्सप्लेन करना कैसे? आप ही खुद सोचो। अगर जंगल होंगे तो ब्रिज जो भी पानी आएंगी, वो पानी जो है वो जंगल जो जड़ें हैं उसकी, वो पानी को आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन अगर वहाँ पर जंगल नहीं रहा तो वो पानी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पर जो भी जंगलें हुआ करती थी पहले, तो वो जो भी अगर वहाँ पे बाढ़ भी आता था, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता था, तो वो गाँव में प्रवेश नहीं करती थी, ठीक है। और जो वृक्षें हैं, वृक्ष की जड़ें जो हैं वो पानी को रोक लिया करती थी। लेकिन अब जो है वो वृक्ष ही वहाँ नहीं है, काट कर वहाँ पर समतल भूमि बना दिया गया है। यहाँ समतल भूमि बना दिया गया है, मकान बना लिया है सब लोग। इसके कारण जो है वो कोई नहीं रोकने वाला वहाँ पानी को। तो वो पानी जो है वो गाँव में भी प्रवेश कर जाती है, इसीलिए भयंकर वो रूप भयानक बाढ़ आ जाता है वहाँ पे। मानो जैसे नदी जो है वो अपना एक बदला ले रहा हो कि वहाँ से ब्रिज को क्यों काटा आपने, ठीक है? कहते हैं ना, प्राकृतिक भी हमसे भी बदला ले रहती है। तो वही बात है। तो चंपारण की भूमि जो है वो इसी तरह से जो है वहाँ पे बाढ़ आती है। समझ गए? इसका बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो। अब आपको अगला क्वेश्चन में बताना था कि भगत सिंह कौन थे? है ना? भगत सिंह कौन थे? कौन नहीं जानता भगत सिंह को? है ना? भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर देखिए, आप इतना लिख सकते हो आंसर, हाँ, ज़रूर।
मना कर रहा है, तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर पंचयंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उनके ही हाथ में देश का भागदौड़ होता है। भगत सिंह व्यापारिक राजनीति के उदाहरण देते हैं, नौजवान को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यावहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तान राजनीति पर तिरछ नज़र भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश के लिए अर्पित हो जाए और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी और उनके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए उन्हें। तो देखिए भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक सेकेंड। हाँ, भगत सिंह जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी थे और वो एक विचारधाराशील व्यक्ति भी थे। ठीक है, वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को जो है वो राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। अब जो भी भारत का देख रेख है, भाग दौड़ है जिंदगी का, वो सब जो है वो विद्यार्थियों की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को इस तरह से देश के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए खुद का जीवन, उनके विकास में, उनकी जो भी आज़ादी है उनमें, आज़ादी में सारी उम्र पागलों की तरह न्यौछावर कर देना चाहिए देश के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के पास अपना खुद का विवेक होता है, बुद्धि होता है, और वो सब प्रचलित होते हैं कि किस तरह से राजनीतिक होती है, और तथा पॉलिटिक्स में भी विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। ये भगत सिंह का सोच था। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है आंसर, आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन था फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था वो हम देखते हैं। ओके, देखिए फिरंगी मैम के बाग में क्या था। प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचित कहानी उसने कहा था से संबंधित है। ये जो है वो उसने कहा से संबंधित है। फिरंगी मैम के बाग में मखमल की भी हरी घास थी। बस इतना ही लिख देना है आंसर। ठीक है, मखमल की भी उनके बगीचे में मखमल की घास थी। बस यही आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? मतलब लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ पे है और वो डायरी को है किस रूप में देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए, लेखक मलयज डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता। डायरी लेखन को नहीं मानता। लेखक इस बात से सहमत है कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य या इच्छित ईश्वरी समझे। यह तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना हुआ। यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म छद्म आवरण की भक्ति है भांति है होती है, जिसे रोशनी को एक लकीर भी तोड़ सकता है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के खट्टे स्वाद से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट ले, यह कहाँ की चतुरता है। इससे तो हम मोटे स्वाद से भी वंचित हो जाएंगे। सुरक्षा कठिनाइयों को डटकर मुकाबला करने में है, अपने को बचाने में नहीं। लेखक डायरी को मुसीबतों से बिना लड़े पलायन जानने के रूप में देखता है। देखिए, लेखक जो है वो डायरी को किस प्रकार देखते हैं। लेखक जो है वो डायरी को ना उनकी जो सुरक्षा है वो डायरी में भी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। वो कहते हैं कि जो डायरी जो है वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं ना कि जो हमारे लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसको चुनौती देने में ही हमारी भलाइयाँ है, उससे आगे निकलने में ही भलाइयाँ हैं। ठीक है, बल्कि इसमें नहीं है कि हम उससे भाग जाएं। समझ गए ना? तो इसी प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। समझ गए? अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन जल्दी देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? 5वां नंबर क्वेश्चन। हाँ,
कभी बंधी हुई मुट्ठी के लक्ष्य के माध्यम से जनता को ताकत का एहसास कराना चाहता है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सतायुक्त कर देती है। मुट्ठी की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलीद हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा से शोषक क्यों न हो। जब यह मुट्ठी क्रुद्ध होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कभी बंधी हुई मिट्टी के माध्यम से जन शोषक को इनसे न टकराने की नसीहत देता है। बंधी हुई मुट्ठी का साफ लफ्ज़ों में ये मतलब होता है कि ये एहसास दिलाती है कि हम एक हैं, हर परिस्थिति में हम एक हैं, अनुकूल हैं, हर परिस्थिति में हम अपना जो है वो सहायता कर सकते हैं, हम अनुकूल हैं, ठीक है? इसका मतलब यही होता है। और हम जब तक हमारी मुट्ठी बंधी हुई है, तब तक जो है वो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, हम एक हैं, ठीक है? और अपनी ज्वाला को जलाकर राख कर देती है जब ये क्रोधित होती है और इसकी मुट्ठी एक है। मुट्ठी एक होने का अर्थ यही हुआ कि हम एकजुट हैं, समझ गए ना? तो यही आंसर आपका था इस क्वेश्चन का, बंधी हुई मुट्ठी का अर्थ। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। तुलसी तुलसीदास रचयिता प्रथम पद का आप लोगों का भावार्थ बताना है, ठीक है? भावार्थ बताना है उनके प्रथम पद का। हाँ, देखिए 6 नंबर, ऊपर्युक्त पंक्ति में अम्ब संबोधन माता सीता के लिए किया गया है। माता सीता के लिए किया गया है, हाँ। गोस्वामी तुलसीदास रचयिता सामान्य सूचक शब्द है। अब के द्वारा उनके प्रति सम्मान भावना प्रदर्शित है। प्रथम पद में तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि माँ, जब कभी भी आप उचित अवसर समझेंगी तो करुण प्रसंग चलाकर श्री राम किदराई मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा करना। तुलसी अपनी दयनीय स्थिति श्री राम को बताकर अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है, अर्थात वे अपने दूर दुर्दिनों या फिर जो दशा है उसको दर्शाना चाहते हुए माँ से अनुमति विनय करते हैं कि इन्हें भवसागर को पार करा दिया जाए। वे कहते हैं कि हे माँ, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम के लिए अनुनय विनय करके मेरा उद्धार कराएंगे। अभी उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा तथा विश्वास है। देखिए वो किस तरह से प्रथम पद में जो है वो तुलसीदास जो है वो सीता माता से आग्रह करते हैं, वो उनसे ये अपनी इच्छा जो प्रकट करते हैं कि वो कैसे हालत में जी रहे हैं, उनकी क्या विडंबनाएं हैं, क्या परिस्थिति है उनकी, वो अपने भव सागर को पार कराना चाहते हैं। वो तुलसी माता सीता से जो है वो अनुमति मांगते हैं, वो उनसे बताती हैं अपनी विडंबनाओं को, अपनी कष्टों को बताती हैं और वो कहती हैं कि जब भी आप एक अच्छा अवसर पाएँ, तो कि सुरक्षित अवसर पाएँ, तब ये बातें जो है वो प्रभु श्री राम से कहेंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जो है वो माता सीता से डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट वो जो है राम जी से क्यों नहीं बोलते? तो वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सीता माँ जो है, माँ जो होती है वो दयनीय होती है, वो किसी की भी बात को सोचती है, समझती है, विचारती है। लेकिन एक जो पिता होता है ना, जैसे जो एक आदमी होता है, वो सोचता बिना सोचे समझे, वो जो है वो उसकी बात भी नहीं सुनेगा। इसीलिए जो सीता माँ है वो तो एक माँ है और दूसरा की वो प्रभु श्री राम की पत्नी है, तो वो अच्छे से समझा पाएंगे, इसलिए वो उनसे ना कहकर उनसे सीता माता से कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उन्होंने एक आँख की तुलना जो है वो दर्पण से क्यों किया है, ये बताना है आपको। देखिए, दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख सकता है, ठीक उसी प्रकार आँख में भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है। जैसी छवि वैसे ही प्रतिबंध दर्पण में उभारता है। महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है, समझ गए? तो उन्होंने अपनी एक आँख की तुलना जो है इसलिए की है क्योंकि वो जिस तरह से दर्पण, आईना जो है वो एकदम हमें हर चीज़ को दिखा देता है। किसी मतलब कि जो हमें देखना है वो चीज़ को दिखा देता है एक दर्पण। हमें दुनिया पूरा वो दर्पण दिखा देता है, तो हम इंसान को क्यों नहीं दिखाएगा? तो इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना जो है वो दर्पण से करी है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? जय जय कराना का अर्थ क्या होगा? जय जय कराना का अर्थ क्या होगा बताना है। जय जय कराना का अर्थ, कवि के अनुसार सत्य पक्ष के जन प्रति
प्रतिनिधियों आज अधिनायक का रूप ले ली है। वे ही आज राष्ट्रीय गान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी जय जय करवाने मनवाते हैं, माला पहनते हैं और जन जन के प्रतिनिधि होने अपने को जनता का भाग विधाता कहते हैं। देखिए, जय जय कराना का अर्थ यही होता है कि जो जनता से जो है वो बड़े लोग जो होते हैं वो जय जय करवाती हैं। उनका जो मतलब कि समझो कि जनता जो है वो एक तरह से वो समझते हैं कि हम जनता जो है वो गुलाम है, वो लोग जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो यही इसका मतलब होगा अर्थ, ठीक है? वो अपना माला पहनाते हैं जो भी पॉलिटिक्स में होते हैं ना, राजनेता नेता सब, वो सब इनका वो जो है वो जय जय करवाते हैं इसलिए, समझ गए? क्योंकि वो समझते हैं कि हम उनके गुलाम हैं। अगला क्वेश्चन है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय देना है आपको, ठीक है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का एक परिचय आपको देना है, तो दे दीजिए आप लोग परिचय। ये है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है परिचय। परिचय समझिए या फिर आप कहानियों के बारे में लिख दीजिए। 16 अगस्त 1904 सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद में हुई थी। इनकी माता का नाम श्रीमती धीरजा कुबरी और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। मतलब कि ये सब आपको लिखना है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये है आपका आंसर। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है? इतना पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट में, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा ढूंढती है? तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान जाती है। उसके आसपास चिमटा, करहुल, अग, अ, अग, सॉरी अंगीठी, सुराही, दरवाजे की सौकल जो होती है, कच्चे उसमें लगी कीलें आदि हैं जिनमें वह लोहे को पहचानती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बिटिया जो है वो कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है? तो वो जो है ना अपने आसपास की चीज़ों को देखती है और वो कहती है कि पापा, पिताजी, इसमें लोहा है, मतलब करहुल में लोहा है, अंगीठी में लोहा है, सरसी में लोहा है, दरवाजे की जो कुंडी होती है उसमें भी लोहा है पापा। मतलब कि वो इस तरह से बताती है, उसको जहाँ-जहाँ जो चीज़ें दिखती है, वो बता देती है कि हाँ, यहाँ-यहाँ लोहा होता है, जहाँ वो पहचान सकती है। तो समझ गए, आपके क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ओके? बाय बाय।